So, hello, good morning. Welcome once again. Uh, this is lecture number 2, estimating and costing. सो माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में भी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को ही डील करने वाले हैं और यह इंट्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि एस्टिमेशन क्या होता है और एस्टिमेशन का टारगेट क्या है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं और डायरेक्ट एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना होगा कि मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है, मतलब एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, इनका क्या मेथड है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं दिस इज मेथड ऑफ एस्टिमेशन में माय डियर, तो आप समझिएगा कि मेथड ऑफ एस्टिमेशन चलिए अब देखिएगा मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि एस्टिमेट बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एस्टिमेट बनाने के लिए क्या करते हैं माय डियर, कि सबसे पहले हम प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट, सबसे पहले हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं रेट हर एक पर्टिकुलर आइटम के लिए। अब पर्टिकुलर आइटम का मतलब ये है कि जैसे आपने डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया तो डिटेल्ड एस्टिमेट में आपको क्या मिलता है। डिटेल्ड एस्टिमेट में मुझे मिलता है माय डियर कि आइटम कौन कौन से हैं और उसमें कितना मटेरियल आ रहा है, मतलब क्वांटिटी क्या होगी। आइटम और क्वांटिटी आपको डिटेल्ड एस्टिमेट में मिल जाएगा। अब चलो, जब हमें आइटम और क्वांटिटी मिल गई तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि पर क्यूबिक मीटर, या कह सकते हो कि जो भी आपके आइटम का यूनिट हो, मीटर स्क्वायर हो सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, या रनिंग मीटर हो सकता है। तो जो भी आपके आइटम का यूनिट हो उस यूनिट को मल्टीप्लाई करिए पर यूनिट रेट से। ठीक है, और जब पर यूनिट रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एक कॉस्ट निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आइटम कैलकुलेट किया, क्वांटिटी निकाला और इसके बाद आपने क्या किया, कॉस्ट निकाला। जैसे ही आपका कॉस्ट निकल के आएगा तुरंत आप थर्ड मेथड पे आओगे और थर्ड स्टेप आपको क्या लेना है कि अब अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, तो एस्टिमेट बनाने के लिए 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप डिटेल्ड एस्टिमेट बनाओ, इसके बाद आप कैलकुलेट करो हर एक आइटम का रेट, उसके बाद आप अब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट बनाओ। तो दिस 3 स्टेप्स इज फॉलोइंग ड्यूरिंग द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमें एस्टिमेट बनाने के लिए कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड होते हैं। इसके पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड होगा ड्राइंग। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि ड्राइंग में क्या रिक्वायर्ड होगा, तो मुझे प्लान चाहिए होगा, एलिवेशन चाहिए होगा और सेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्लान है, एलिवेशन है और सेक्शन है तो आप बहुत अच्छे से एस्टिमेट बना सकते हो। तो क्या ये बात माइंड में आनी चाहिए कि क्या प्लान, एलिवेशन और सेक्शन ही एस्टिमेट बनाने के लिए एनफ होगा? तो नहीं, आप प्लान, एलिवेशन, सेक्शन से कोई भी कॉस्ट, कोई भी मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मटेरियल का अगर आपको ये जानना है कि स्पेसिफिकेशन क्या है, समझिएगा मेरी बात को। अगर आपके पास ड्राइंग है, प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन है, तो आप आइटम और क्वांटिटी कैलकुलेट कर लोगे। समझ गए ना हमारी बात से? ड्राइंग से क्या होगा, आइटम और क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपने मेसनरी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है
तो मेसनरी में आपका मोटार किस रेशियो का है? क्या 1:3 है, 1:6 है, 1:4 है, रिच मोटार है या लीन मोटार है? इन सब का आपको जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा माय डियर, अगर ब्रिक यूज हुआ है उस कंस्ट्रक्शन में, तो ब्रिक किस क्लास का है? क्या फर्स्ट क्लास का है, सेकेंड क्लास का है या थर्ड क्लास का है? तो ये कहाँ से आपको ये सारी जो डिटेल हैं, जो क्वालिटी हैं किसी भी मटेरियल की, ये कहाँ से मिलेगा? स्पेसिफिकेशन से मिलेगा। तो सबसे पहले एस्टीमेट बनाने के लिए ज़रूरी होता है ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद स्पेसिफिकेशन, और सबसे लास्ट में आप क्या प्रीफर करते हो माय डियर? रेट। सबसे लास्ट में आप क्या निकालोगे? रेट। अब रेट का मतलब ये है कि जो आपने आइटम कैलकुलेट किया था उस आइटम का रेट कितना था, मल्टीप्लाई करो, आपका कंप्लीट एस्टीमेट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो देखिएगा स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, देखो ड्राइंग तो आपको पता है, ड्राइंग तो पता है कि भाई प्लान चाहिए, एलिवेशन चाहिए और सेक्शन चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह की स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपको जनरल स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा, और जनरल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है कि नेचर ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कि आपका जो आइटम यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है। ठीक है, इसके अलावा क्लास। क्लास का मतलब कि उस मटेरियल का क्लास क्या है, ए क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है या अदर क्लास का है, लोअर क्लास का है, अपर क्लास का है। ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वर्क किस टाइप का है, क्या वो ऑर्डिनरी वर्क है, क्या वो स्टैंडर्ड वर्क है। इसके अलावा आपको मटेरियल्स इन जनरल आइटम टू बी यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क, इट हेल्प्स नो फॉर्म ए जनरल आइडिया ऑफ बिल्डिंग। तो अगर हम बात करें जनरल स्पेसिफिकेशन की, तो क्वालिटी पता होनी चाहिए, क्लास पता होना चाहिए, वर्क टाइप पता होना चाहिए, और जो मटेरियल यूज हो रहा है वह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन होगा। अब अगर मैं बात करूं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो देखिएगा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है माय डियर, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है, और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आप वर्क करा रहे हो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, ठीक है, और जो प्रपोर्शन रखा गया है, दैट मीन्स प्रपोर्शन मतलब क्या, जैसे मान लो कि आप कंक्रीट का वर्क करा रहे हो, तो कंक्रीट में आपने एक रेशियो देखा होगा, कुछ न कुछ मिक्स का रेशियो होगा, ऐसे ही मोटार का रेशियो होगा। समझ रहे ना हमारी बात? तो उसका रेशियो क्या है। जनरल स्पेसिफिकेशन में तो आपको पता हो जाएगा क्वालिटी, क्लास और वर्क, लेकिन अगर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वर्कमैनशिप, मतलब आपने उस मटेरियल को कैसे बनाया है, मैनुअल बनाया है, मैकेनिकल बनाया है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस में पता हो जाएगी। तो ये 2 टाइप के स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें रेट्स, अब रेट्स की बात करूं अगर माय डियर, तो आप समझिएगा रेट्स का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि आपको एक चीज़ मिलता है स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट, SSR। अब ये स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट क्या है, ये आपको किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको उसी रेट पर काम करवाना होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट है 5 रुपीज पर नंबर्स, 5 रुपीज पर नंबर्स, और ये किसके लिए है, ये ब्रेक के लिए है। अब आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनवाया है और उस स्ट्रक्चर में 1000 नंबर्स अगर ब्रिक लगे हैं, तो आपके उस ब्रिक का रेट क्या होगा, तो
तो सीधी सी बात है ये 5000 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपको रेट भी पर्टिकुलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि हमारे पास इतनी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है कभी भी कोई भी एस्टिमेट बनाते टाइम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये बात करेंगे माय डियर कि जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो एक कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने इस पर पहले भी डिस्कशन किया था और एक बार फिर से बता रहे हैं कि देखिए जब भी कोई एस्टिमेट तैयार किया जाता है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं जिनको पहले से मेंशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे तैयार करते हैं ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोगों को क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की क्वांटिटी और उसका रेट, दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एस्टिमेट बनाना है तो डायरेक्ट एस्टिमेट में ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती है। डायरेक्ट एस्टिमेट में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल लेते हो। तो चलो थोड़ा सा इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या आएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए डायरेक्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट देखते हैं हम लोग। तो मैंने ये चीज़ें बता दिया कि आपको बेसिकली क्या क्या करना है। अब देखिएगा आपको कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। आप कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनाओगे, तो एक हेडिंग बनाते हैं कंप्लीट एस्टिमेट। कंप्लीट एस्टिमेट। अब देखिएगा कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनाया जाएगा। तो माय डियर कंप्लीट एस्टिमेट बनाने के लिए दो तरह के कॉस्ट आते हैं। कौन कौन सा आता है देखिएगा, मैं कंप्लीट एस्टिमेट का एक फ्लो डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला आपको कंप्लीट एस्टिमेट में इन्वॉल्वेशन आएगा पीएस एंड कॉन्टीजेंसीज। पीएस एंड कॉन्टीजेंसीज, समझिएगा कि ये कॉन्टीजेंसीज क्या होता है। अब आप हमारी बात समझिएगा। जैसे कि आपको ड्राइंग में सारी चीज़ें दी गई होती है, लेकिन मान लो कि आपका मूड चेंज हो गया, या मान लो कि किसी चीज़ का आपको एट द साइट जब आप काम करवा रहे हो तब आपके माइंड में आता है कि भाई मुझे ऐसा है कि अभी यहाँ पे पार्टीशन वाल नहीं दिया गया, यहाँ पे एक मैं पार्टीशन वाल देना चाह रहा हूँ। या आप मान लो कि आपको कोई ऐसा काम करवाना है जो ड्राइंग में मेंशन नहीं है। तो ऐसे कामों के लिए जो पहले से ड्राइंग में मेंशन नहीं होता है, समझिएगा इस बात को, ऐसे कामों के लिए जो पहले से एस्टिमेट बनाते टाइम पर मेंशन नहीं होता है, इनको अकस्मात खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंसीज, अकस्मात खर्च। और इनके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब जितना आपने एस्टिमेट किया था उसका 5% कॉन्टीजेंसीज के लिए निकाल लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लीगल एक्सपेंस देखते हैं माय डियर। अब देखिएगा लीगल एक्सपेंस क्या होता है। इसके अलावा एक और एक्सपेंस आएगा, दिस इज लीगल एक्सपेंस। अब आप समझने की बात समझिएगा कि लीगल एक्सपेंस क्या है। तो लीगल एक्सपेंस का मतलब, मान लो कि कोई घर बनवाना चाह रहा है, तो वो ओनर है, मालिक है, तो वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर नहीं बनवाऊंगा, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा घर बनाने के लिए। तो लीगल एक्सपेंस का मतलब ये है कि ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ न कुछ क्या होगा, पेपर वर्क होगा ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो ये जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं किसके बीच में,
ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, इसे लीगल एक्सपेंस कहते हैं। तो इसे हम बोलेंगे बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हमारा जो होगा, दिस इज नोन एज लीगल एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिएगा, आपने कंप्लीट एस्टीमेट बनाया तो कंप्लीट एस्टीमेट में पहले कॉन्टीजेंसीज रखा, फिर लीगल एक्सपेंस रखा। अब इसके बाद आप लास्ट में लगाओगे कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, इसको भी तो आप लोगे। दिस इज कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं माय डियर, तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में आपका आएगा, देखिएगा कौन कौन सा इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में, तो इसमें सबसे पहला आएगा कंसल्टिंग इंजीनियर फीस। अब आप समझिएगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में कौन सी आपकी ऑपरेशन हैं जो इन्वॉल्व होंगे। तो स्ट्रक्चर बनवाने में सबसे पहला आपका जो एक्सपेंस आने वाला है, दिस इज कंसल्टिंग इंजीनियर फीस। इंजीनियर फीस। अब आप एक बात समझिएगा, कंसल्टिंग इंजीनियर फीस का मतलब क्या है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक इंजीनियर तो लगेगा जो आपके काम को पूरा करवाएगा, मतलब जब तक आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो एक इंजीनियर सुपरविजन करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसके पहले, काम शुरू करने के पहले आपने ड्राइंग बनवाया होगा, प्लान बनवाया होगा, एलिवेशन और सेक्शन बनवाया होगा, तो इसके लिए भी तो आपने इंजीनियर हायर किया होगा। तो ये कंसल्टिंग इंजीनियर फीस जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से में देखिएगा, हाँ, सबसे पहले मैं बात कर लूं कौन सा इंजीनियर फीस लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन प्लान एस्टीमेट एंड डिजाइन। एक तो आपने इसमें फीस दिया होगा इंजीनियर को, और दूसरा आपने फीस दिया होगा सुपरविजन के लिए। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, जो आपके स्ट्रक्चर को पूरा कराने में हेल्प करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ये दो टाइप के आपके कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इतना तो आपने बनवाया किसके लिए, ये हमारा कंप्लीट एस्टीमेट अभी नहीं होगा, ये तो आपने बिल्डिंग के लिए बात कर लिया। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा माय डियर, कि आपने लैंड भी तो परचेज किया होगा ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो लैंड परचेज किया होगा, क्या उसकी आप बात नहीं करोगे। तो चलो अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड का। तो इसी में एक चीज और इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ लैंड। तो यहां पे नोट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। अब देखिएगा लैंड के कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आता है, मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉस्ट आएगा लैंड के कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट आएगा, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है, मतलब जितना पैसा जमीन खरीदने में लगा है, दिस इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने लैंड लिया है तो भाई उसका सर्वे करवाओगे ना, कि प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, या फिर उसको प्लान करना है, तो सर्वे करवाओगे, तो सर्वे में भी तो कुछ पैसा लगवाओगे। तो दूसरा एक्सपेंस आने वाला है आपका इस पर, नेक्स्ट एक्सपेंस
कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग का आएगा, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा भी कोई कॉस्ट आएगा क्या? ठीक है, हाँ चलिए, लैंड पर एक और कॉस्ट आने वाला है। अगर कोई मीडिएटर हायर किया है आपने, मीडिएटर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मीडिएटर का मतलब अगर आपने कोई दलाल हायर किया है जमीन खरीदने के लिए, तो भी तो कुछ कमीशन लेगा ना, तो इसको बोलेंगे ब्रोकरेज चार्ज। ये भी कॉस्ट इसमें आएगा, और ब्रोकरेज चार्ज। तो चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं, ब्रोकरेज चार्ज। ये चार्ज भी इसमें आएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, इसके अलावा आपका क्या आएगा, मैं बात करूं तो एक लेबर और मटेरियल का चार्ज आएगा। और ये लेबर और मटेरियल का चार्ज किस में आएगा माय डियर, ध्यान से समझिएगा। लेबर और मटेरियल का चार्ज आपका स्ट्रक्चर चार्ज में ऐड होगा। तो यहां पे मैं एक चार्ज और ऐड करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा और आगे ले आता हूं। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। एक आएगा आपका कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसके अलावा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यहां पे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इतना कॉस्ट तो आपका स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, अब ये ब्रोकरी चार्ज आ गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से रखिएगा कि लैंड के चार्ज पर एक चार्ज और इंक्लूड होगा। ठीक है, इस पे डेट्स चार्ज भी लगेंगे, वेरिफिकेशन एंड डेट्स चार्ज भी इस पर लगेगा लैंड के चार्ज पर। अब मैं बताता हूं कि वेरिफिकेशन एंड डेट्स चार्ज क्या है। वेरिफिकेशन एंड डेट्स मतलब ये है कि जो आपको जमीन को रजिस्ट्री कराने में पैसा लगा होगा, वो चार्ज भी इस पर इंक्लूड किया जाएगा। तो इतने चार्ज इंक्लूड करके एक कंप्लीट एस्टीमेट तैयार किया जाता है। बात समझ में आ गई? एक कंप्लीट एस्टीमेट बनाने के लिए इतने चार्ज इंक्लूड किए जाते हैं। अब इन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम कंप्लीट एस्टीमेट बनाने लगेंगे तो ये सारे चार्ज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ फ्लो डायग्राम ऑफ कंप्लीट एस्टीमेट। यह कंप्लीट एस्टीमेट का फ्लो डायग्राम है। ठीक है, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आप एस्टीमेट करते हो तो एस्टीमेट कितने टाइप में किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ एस्टीमेट। टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, एस्टीमेट 2 टाइप का होता है। और पहला टाइप होता है आपका, इसको हम डायरेक्ट एस्टीमेट कहते हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्ट एस्टीमेट। और सेकेंड टाइप जो होगा, इसको हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट कहते हैं। अब एक बात मैं बता दूं आपसे कि जब भी कोई डायरेक्ट एस्टीमेट होता है तो इस एस्टीमेट में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा। मटेरियल की क्वांटिटी आपको कभी भी डायरेक्ट एस्टीमेट में नहीं मिलता है। और अगर मैं डिटेल्ड एस्टीमेट की बात करूं तो इसमें आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ
मटेरियल मिलेगा, और इस मटेरियल पे अब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट बनाओगे तो क्वांटिटी मतलब कि टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट एस्टीमेट मेथड में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही रफ आइडिया मिलेगा, बहुत ही रफ आइडिया मिलेगा। रफ आइडिया का मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेट बैलेंस कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लेकिन अगर मैं डिटेल्ड एस्टीमेट की बात करूं माय डियर, तो डिटेल्ड एस्टीमेट में आपको कह सकते हो कि एकदम एक्यूरेट तो नहीं बट नियर अबाउट कॉस्ट मिलेगा। तो एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेसी सबसे अच्छी डिटेल्ड एस्टीमेट की होती है। रफ एस्टीमेट सिर्फ हम लोग टेंडर बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई टेंडर बनाना है तो हम रफ एस्टीमेट करते हैं, डायरेक्ट एस्टीमेट कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिटेल्ड एस्टीमेट में कौन सा मेथड आता है, इसमें हम बात करेंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगर मैं डिटेल्ड एस्टीमेट की बात करूंगा, डिटेल्ड एस्टीमेट तो ये हमारा मेनली 3 टाइप का होगा। पहला हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अच्छा, इस मेथड को एक और नाम दिया गया है इन टू इन आउट टू आउट मेथड। ठीक है। एक और आएगा, इसको हम सेंटर लाइन मेथड कहते हैं, सेंटर लाइन मेथड। अब इसको प्रेजेंट टाइम में सेंटर लाइन मेथड को पीडब्ल्यूडी मेथड कहा जा रहा है। इसके अलावा आपका एक और मेथड है जिसको आप पार्सली सेंटर लाइन मेथड कहते हो, क्रॉस मेथड कहते हो। उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यही 2 मेथड हमको इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 2 मेथड को पढ़ना है। ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट एस्टीमेट की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट एस्टीमेट में क्या आएगा। तो चलिए डायरेक्ट एस्टीमेट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एस्टीमेट में हमें मेनली कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं। इसमें हमको पढ़ना है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। इसके अलावा मुझे पढ़ना है क्यूबिकल एस्टीमेट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बे एस्टीमेट, बे एस्टीमेट। एंड वन ऑफ द लास्ट यूनिट रेट एस्टीमेट, यूनिट रेट एस्टीमेट। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि बे एस्टीमेट और यूनिट रेट एस्टीमेट सिमिलर अप्रोक्सीमेट बराबर है, तो इन्हीं एस्टीमेट मेथड को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। अब एक बात और इसमें नोटिस करने वाली ये है कि ये जो एस्टीमेट है डायरेक्ट एस्टीमेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी दैट मीन्स कि एसडीवी स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं जो डेटा दिया गया होता है उससे। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्यूबिकल और हमारा जो प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।